कहानी है बटुकपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां महेश और सतीश नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई महेश बेहद मेहनती, ईमानदार और समझदार था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता और पूरे मन से अपने खेतों में मेहनत करता। वहीं छोटा भाई सतीश बिल्कुल इसके विपरीत था। वह बेहद आलसी और कामचोर था। उसे दिन भर आराम करना, इधर उधर घूमना और अपना समय बर्बाद करना ही पसंद था। मेहनत से तो वह हमेशा दूर ही भागता था। अगले दिन जब सुबह हुई तब दोनों भाई अपने खेत की ओर निकल पड़े। महेश पूरे जोश और उत्साह के साथ आगे आगे चल रहा था, लेकिन सतीश का मन बिल्कुल भी काम करने का नहीं था। उसे खेतों में मेहनत करना जरा भी पसंद नहीं था। वह मन ही मन सोच रहा था कि काश किसी तरह बिना मेहनत किए ही उसे सब कुछ मिल जाए। मुझे बिल्कुल भी खेत पर जाने में मज़ा नहीं आता। ये बड़ा भाई मुझे हर रोज़ ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। आखिर कब मिलेगी मुझे इस मेहनत से छुटकारा। खेत में पहुंचने के बाद महेश ने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर सतीश से कहा, अरे सतीश, जाओ पहले बैलों को चारा डालकर आओ, उसके बाद खेत का काम शुरू करेंगे। सतीश बिना कुछ बोले ही बैलों की ओर चल पड़ा। महेश, चलो आज तो बहुत काम है। अगर समय पर मेहनत करेंगे तभी अच्छी फसल मिलेगी। पूरा दिन खेत में काम करने के बाद शाम के लगभग 6 बजे दोनों भाई घर की ओर चल पड़े। महेश थका हुआ जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। वहीं सतीश बुरी तरह थक चुका था और मन ही मन सोच रहा था कि इतनी मेहनत करना उसके बस की बात नहीं है। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत जाने के लिए निकले, तब सतीश ने चलते चलते कहा, अरे बड़े भाई, मुझे रोज़ रोज़ खेत जाने में बहुत ही कंटाला आता है। आखिर कब तक मुझे ये सब करना पड़ेगा। तभी बीच रास्ते में गांव का सबसे बड़ा जमींदार डूंगा पटेल वहां आ पहुंचा। पूरे गांव में उसकी दौलत और रुतबे की चर्चा होती थी। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। अरे डूंगा सेठ, आप हमारे खेत के रास्ते में क्या कर रहे हैं? सब कुशल मंगल तो है ना? अरे भाई महेश, क्या बताऊं, आज काम के सिलसिले में इस तरफ आना पड़ गया। बोलिए ना सेठ जी, क्या हमसे कोई काम था? अरे हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। अरे सेठ जी, हुक्म कीजिए। क्या आपके खेत में हल चलाना है? मेरा छोटा भाई सतीश चला देगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो बस तुम्हारी जमीन देखनी थी। कितने बीघे जमीन है तुम्हारे पास और उसमें कौन कौन सी फसल उगाते हो? रे सेठ जी, हम गरीब लोगों के पास भला क्या होगा? बस 30 बीघा जमीन है और उसी में मेहनत करके अपना गुजारा चलाते हैं। अच्छा। अरे महेश, इस बार अपने खेत में क्या फसल उगाई है? सेठ जी, इस बार हमने अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई है। अगर भगवान की कृपा रही तो इस बार अच्छी पैदावार होगी। तो चलो भाई, जरा तुम्हारा खेत भी देख लेते हैं। देखते हैं इस बार फसल कैसी हुई है। तीनों बातें करते करते खेत की ओर चल पड़े। रास्ते भर डूंगा सेठ इधर उधर की बातें करता रहा, जबकि महेश और सतीश उसके साथ साथ चलते रहे। खेत पर पहुंचने के बाद डूंगा सेठ ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पूरा खेत हरी भरी गेहूं की फसल से लहलहा रहा था। यह देखकर वह कुछ पल के लिए हैरान रह गया। इसके बाद तीनों खेत में रखी खाट पर बैठकर कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर डूंगा सेठ उठ खड़ा हुआ और उनसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। चलो भाई महेश, अब मैं चलता हूँ। राम राम। डूंगा सेठ के जाने के बाद दोनों भाई फिर से अपने अपने काम में लग गए। महेश पूरे मन से खेत में मेहनत करने लगा, जबकि सतीश भी मजबूरी में उसका हाथ बंटाने लगा। रास्ते में जाते जाते डूंगा सेठ मन ही मन सोच रहा था, अरे यह खेत तो 24 कैरेट के खरे सोने जैसा है और महेश व सतीश के माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं है। अगर मुझे इस जमीन पर कब्जा करना है तो अब कुछ न कुछ चाल तो चलनी ही पड़ेगी। गांव में डूंगा सेठ गरीब किसानों को पैसों का लालच देकर या उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन हड़प लिया करता था। इसी तरह उसने गांव के कई किसानों की मेहनत की कमाई और उनकी जमीन अपने नाम कर ली थी। अब उसकी नजर महेश और सतीश की उपजाऊ जमीन पर थी।
शाम को जब महेश अपने घर पर बैठा था, तभी उसके पड़ोसी जीवराज भाई वहां आए। उनके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी, मानो वे महेश को कोई जरूरी बात बताने आए हों। रे जीवराज भाई, आइए आइए, आपका स्वागत है। बैठिए, कैसे आना हुआ? क्या हाल है भाई महेश? क्या बताऊं जीवराज भाई, बस वही रोज की जिंदगी है। सुबह खेत, फिर घर, घर से फिर खेत, इसी में दिन निकल जाता है। अच्छा, मैंने सुना था कि आज तुम्हारे खेत पर डूंगा पटेल आया था, क्या यह बात सच है? हाँ, आया था। उसने हमारा खेत देखा, फसल की बहुत तारीफ की, थोड़ी देर बातें की और फिर चला गया। अरे भाई, जरा बचकर रहना। डूंगा पटेल हम जैसे गरीब लोगों को पैसों और कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन हड़प लेता है। इसीलिए उसकी किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। हमारे पास जो कुछ भी है वो बस यही जमीन है। अगर यह भी चली गई तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या जीवराज भाई? मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसकी मीठी मीठी बातों में कभी मत फंसना महेश। वो पहले भरोसा जीतता है, फिर लोगों को कर्ज और पैसों के जाल में फंसाकर उनकी जमीन हड़प लेता है। चलो अब मैं चलता हूं, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना और अपने नादान भाई सतीश को भी समझा देना। उधर ये सारी बातें सतीश चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर सुन रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, जिसे महेश और जीवराज भाई बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। अगली सुबह जब महेश ने रात वाली सारी बातें सतीश को बताई, तब सतीश बोला, अरे बड़े भाई, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हम अपना खेत कभी भी किसी को नहीं बेचेंगे, चाहे कोई कितने भी पैसे दे दे। ये जमीन हमारे माँ बाप की निशानी है। दोनों भाई रोज की तरह खेत की ओर चल पड़े। लेकिन महेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अपना छोटा भाई ही उसे धोखा देने की राह पर चल पड़ा है। सतीश के मन में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दोपहर को जब दोनों भाई पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने लगे, तब सतीश ने महेश की ओर देखते हुए कहा, अरे बड़े भाई, अगर कोई हमारी जमीन खरीदना चाहे और उसके बदले बहुत अच्छे पैसे दे तो क्या हम उसे बेच देंगे? अरे पगले, ऐसा सोच भी मत। इस जमीन में हमारे दादा परदादाओं की मेहनत, पसीना और कुर्बानियां बसी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जमीन सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की अमानत है। हमें इसे संभालकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, बेचना नहीं। महेश की बातें सुनकर सतीश के मन में गुस्सा भर गया। उसे अपने बड़े भाई की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने अपने मन की बात जाहिर नहीं की। कुछ दिनों बाद सतीश गांव की दुकान पर बैठा हुआ था, तभी वहां डूंगा पटेल आ पहुंचा। वह एकदम शाही ठाट बाट में आया था। गांव के सभी लोग उसका बड़े आदर और सम्मान से स्वागत कर रहे थे, क्योंकि वह पूरे गांव का सबसे बड़ा जमींदार और सबसे अमीर आदमी था। यह सब देखकर सतीश की नजरें डूंगा पटेल पर ही टिक गईं और उसके मन में अमीर बनने की चाहत पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगी। आइए डूंगा सेठ, क्या लेंगे, चाय या कुछ और? चाय दे, जल्दी चल, बहुत देर हो गई है। रे भाई सतीश, क्या हाल है? बस जी रहे हैं आपके राज में। अरे भाई सतीश, क्यों परेशान हो? क्या कोई दिक्कत है या कोई परेशानी चल रही है? रे सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात नहीं है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। बोल सतीश, कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? सेठ जी, बस मुझे सिर्फ 10,000 रुपए की जरूरत है। अरे बस इतनी सी बात, ये लो 40,000 रुपए। लेकिन याद रखना सतीश, अब तुम पर मेरा एक एहसान रहेगा। अरे सेठ जी, पर? अरे परवर कुछ नहीं, रखो, काम आएंगे। और सुनो सतीश, मैंने तुम्हारी पैसों से मदद की है, तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। बोलिए सेठ जी, मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा, आप सिर्फ हुक्म कीजिए। तो फिर मेरी एक बात माननी होगी। तुम अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, बदले में मैं तुम्हें और 40,000 रुपए दूंगा। सतीश कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। उसके मन में लालच और अपने बड़े भाई की बातें दोनों चल रही थीं। आखिरकार लालच जीत गया और वह धीरे से बोला, ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। तो ठीक है, मैं कल तुम्हारे खेत पर कागज लेकर आऊंगा, बस तुम्हें उन पर अपने हस्ताक्षर कर देने हैं।
इतना कहकर डूंगा सेठ वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया। उसके चेहरे पर चालाकी साफ झलक रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी चाल कामयाब होने वाली है। डूंगा सेठ के जाने के बाद सतीश गहरी सोच में पड़ गया। अगर मैं ये बात बड़े भाई को बताऊंगा तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन अगर नहीं बताऊं तो उनसे ये बात छिपानी पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? नहीं, मैं बड़े भाई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। जब सेठ खुद आएंगे तब जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद मैं सारे पैसे लेकर शहर चला जाऊंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर बैठे हुए थे, तभी दूर से डूंगा पटेल उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसे अपनी तरफ आते देख सतीश घबरा गया, जबकि महेश को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया था। अरे यार, ये डूंगा सेठ आज इस तरफ कैसे आना हुआ? अरे भाई, बस इस कागज पर हस्ताक्षर कर दो, फिर यह जमीन मेरी हो जाएगी जैसा हमने तय किया था। अरे सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कब आपको ये जमीन बेचने की बात की? लगता है कोई गलत फहमी हो गई है। अरे, तुम्हारे छोटे भाई सतीश ने इस जमीन के बदले मुझसे 40,000 रुपए लिए हैं। अब ज्यादा नाटक मत करो, इस कागज पर हस्ताक्षर कर दो और अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। चलो जल्दी। हस्ताक्षर होने के बाद महेश और सतीश ने अपना सामान और बैल साथ लिया। भारी मन से दोनों उस खेत को छोड़कर वहां से चले गए। महेश की आंखों में आंसू थे, जबकि सतीश के चेहरे पर अपने फैसले को लेकर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। घर पहुंचते ही महेश फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने पूर्वजों की अमानत खोने का गहरा दुख था। दूसरी ओर सतीश बेहद खुश था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि अब उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और वह अपनी मनचाही जिंदगी जी सकेगा। अरे मूर्ख, अब हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे? जिस जमीन ने हमें हमेशा सहारा दिया, वही हमने अपने हाथों से खो दी। अरे बड़े भाई, आप चिंता मत करो। हम इन पैसों से शहर जाकर कोई बड़ा बिजनेस करेंगे, फिर बहुत आगे बढ़ेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। रे भगवान, क्या इस लड़के का दिमाग घास चरने गया है? अरे हम तो पूरी तरह लुट गए। अब ना हमारे पास जमीन रही, न ही अपना सहारा। आखिर अब हमारा क्या होगा? अगली सुबह सतीश गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां पहुंचकर वह नए काम और कारोबार की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि अब वह जल्द ही अमीर बन जाएगा। उधर महेश गांव में ही रह गया। अपनी जमीन खोने के बाद उसने दूसरे किसानों के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। कभी जो अपने खेत का मालिक था, आज वही दूसरों के खेतों में मेहनत करके अपना पेट पालने लगा। 6 महीने बाद सतीश थका हारा और मायूस होकर अपने गांव लौट आया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि शहर ने उसके सारे सपने तोड़ दिए थे। कहाँ गए बड़े भाई? अरे छोटे, तू आ गया। बता, शहर में सब ठीक रहा? अच्छे से पैसे कमा लिए? नहीं बड़े भाई, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। शहर जाकर मैं गलत संगत और पार्टियों में पड़ गया। इसी वजह से मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। मैं कोई धंधा भी शुरू नहीं कर पाया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अरे बाप रे, ये तूने क्या कर दिया? सारे पैसे उड़ा दिए? अब हम क्या करेंगे? यहाँ गांव में भी मजदूरी का काम मुश्किल से मिल रहा है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तभी वहां गांव के सरपंच आ गए। दोनों भाइयों की हालत देखकर वे कुछ पल चुप रहे, फिर गंभीर आवाज में बोले। अरे भाई महेश और सतीश, क्यों परेशान हो? क्या बात है? तुम दोनों इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? महेश ने सरपंच को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात सच सच बता दी। उसने बताया कि कैसे लालच में आकर सतीश ने डूंगा सेठ से पैसे लिए, जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर शहर जाकर सारे पैसे भी गंवा दिए। सब कुछ सुनकर सरपंच गहरी सोच में पड़ गए। अरे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं डूंगा सेठ को उसके पैसे लौटा देता हूं। तुम दोनों अभी इसकी चिंता मत करो। जब तुम्हारे पास पैसों की व्यवस्था हो जाए तब आराम से मुझे लौटा देना। लेकिन सरपंच जी, क्या डूंगा सेठ मान जाएगा? क्या वह हमारी जमीन वापस करने के लिए तैयार हो जाएगा? अरे,
इस गांव में संग्राम सिंह की बात कोई भी नहीं टाल सकता, चाहे वह कोई भी हो। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। सरपंच संग्राम की बात सुनकर महेश और सतीश दोनों भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने हाथ जोड़कर सरपंच का धन्यवाद किया और उनके प्रति मन ही मन गहरा सम्मान महसूस किया। कुछ देर तक दोनों भाइयों को समझाने के बाद सरपंच संग्राम वहां से चले गए। उनके जाने के बाद महेश और सतीश के मन में फिर से उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। अगले दिन सरपंच संग्राम ने डूंगा पटेल को गांव की पंचायत में बुलाया। गांव के कई लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, क्योंकि सबको लग रहा था कि आज कोई बड़ा फैसला होने वाला है। देखो डूंगा, तुमने महेश के छोटे भाई सतीश से जमीन खरीदी है, लेकिन वह अभी नादान था और तुमने उसकी नासमझी का फायदा उठाया। यह ठीक बात नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए हुकुम, मुझसे गलती हो गई। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। देखो डूंगा, उन दोनों लड़कों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। वे अभी अकेले हैं और उनसे गलती हो गई, इसलिए तुम उनके पैसे माफ कर दो और उनकी जमीन उन्हें वापस लौटा दो। यही इंसानियत है और यही इस गांव की मर्यादा भी। ठीक है हुकुम, जैसा आपका आदेश। मैं उन दोनों के पैसे माफ करता हूं और उनकी जमीन भी उन्हें वापस लौटा देता हूं। दोपहर को डूंगा सेठ महेश के घर पहुंचा। उसके हाथ में जमीन के कागज थे। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, भाई महेश, बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। महेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे नादान भाई से कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर तुम्हारी जमीन अपने नाम कर ली थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये लो, आज से यह जमीन फिर से तुम्हारी हुई। मैं सारे कागज तुम्हें वापस सौंपता हूं। धन्यवाद सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जमीन हमें वापस देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगले दिन से दोनों भाई फिर से अपने खेत में काम करने जाने लगे। अपनी पुश्तैनी जमीन वापस पाकर दोनों के चेहरे पर खुशी लौट आई थी। उन्होंने मन ही मन वादा किया कि अब वे कभी भी लालच में आकर अपनी जमीन या अपने परिवार का विश्वास नहीं खोएंगे। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज भी छीन सकता है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने परिवार और समझदार लोगों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। हमें अपने पूर्वजों की मेहनत और उनकी दी हुई अमानत की हमेशा कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है।